निम्न को स्थायित्व के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। निम्न को निम्न निम्न को स्थायित्व तो पता है आपको, स्थायित्व के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। in the increasing order of stability, arrange in the increasing order of stability of the follower। चलो चलो अच्छा, of the following बताओ भाई फटाफट देखिए, किफायत में लिख रहा हूँ 4-5 लिख रहा हूँ टॉपिक कुछ आपका, एक को ये लिख रहा हूँ। ऑक्सीजन एटम है, यहाँ नेगेटिव चार्ज, ये फर्स्ट है। दूसरा आपका ऑक्सीजन है, नेगेटिव चार्ज आपका यहाँ है, ये आपका सेकंड है। तीसरा आपका कोई ऐसे कार्बन आयन है बेटा, कार्ब ऋणायन आप लोगों ने पढ़ा होगा 12th वाले, जो 12th सभी 12th करके आ रहे हैं, पेपर दे कर रहे हैं। कार्ब ऋणायन होता है, कार्ब धनायन होता है, कार्बोनियम आयन, कार्ब धनायन, एक होता है कार्ब ऋणायन, है ना। तो आपके पास 3 कार्ब ऋणायन है, कार्ब एनायन होते हैं, कार्ब एनायन किन्हें कहते हैं, ये आपका कार्ब एनायन, कार्ब एनायन कहते हैं किसमें, जिसमें नेगेटिव चार्ज होता है आपका। देखो ध्यान से, अगर सी के साथ आपका जेड कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, हाइड्रोलाइटिक बॉन्ड ब्रेकिंग कर रहे हैं, हाइड्रोलाइसिस कर रहे हो, तो ये बॉन्ड आपका ब्रेक होगा। ब्रेक होने पर पूरा पेयर आपका किसके पास, सी के पास चला जाएगा। जो नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज कार्बन जो होता है, तो कार्ब ऋणायन ही कहते हैं। यहाँ किसी बंदे को पता कि जेड की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कार्बन से कम है, इसलिए सी के और जेड के दोनों के बीच के दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर किसके पास चले गए, कार्बन के पास, क्योंकि कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता जेड से ज्यादा है। ज्यादा होने की वजह से दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर किसके पास चले गए, कार्बन के पास चले गए। एक नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज होगा ये, यानी वह स्पीसीज जिसमें कार्बन पर नेगेटिव चार्ज होता है, और नेगेटिव चार्ज के साथ साथ जहां नेगेटिव चार्ज होगा वहां तो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो अवेलेबल होंगे पक्का है, तो सिंपल सी बात है। नेगेटिव चार्ज स्पीसीज को, है ना, वह कार्बनिक स्पीसीज जिसमें कार्बन पर ऋणावेश होता है क्या कहलाता है, कार्ब एनायन कहलाता है। वह कार्बनिक स्पीसीज जिसमें कार्बन पर ऋणावेश होता है क्या कहलाता है, कार्ब ऋणायन कहलाता है, कहला। तो यहाँ ये जो बात मैं कह रहा हूँ, यहाँ ऐसे ना लिख के मैंने इसको ऐसे लिख लिया कि सी के पास नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज मैंने ऐसे सर्कल में बना दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये नेगेटिव चार्ज ऐसे लिखे, चाहे नेगेटिव चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ लगा के ऐसे लिखे, एक ही बात होती है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, कहीं कहीं किसी बुक में नेगेटिव चार्ज ऐसे, कॉम्पिटिशन में भी ऐसे मिलता है, कहीं कहीं इसको ऐसे लिख देते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। इन तीनों को स्थायित्व के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे ज्यादा स्थायी कौन है, उससे कम कौन है, उससे कम आपका स्थायी कौन है। चलो मान लीजिए आप आंसर बता रहे हैं, किसी भी स्टूडेंट्स ने कहा सर लिखिए इसके जो आंसर है इसका, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना आपको, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, आपने कह दिया कि सर ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ये है, ऐसे आपको बनाना है, ए बी सी डी ऑप्शन बनाने। किसी दूसरे ने कहा कि नहीं सर सबसे ज्यादा जो ज्यादा स्टेबल है वो थर्ड है, उससे कम आपका सेकंड है, उससे कम आपका फर्स्ट है। फिर कोई तीसरा कह रहा है कि नहीं सर जो आपका सेकंड है वो ज्यादा स्टेबल है, फर्स्ट कम है, थर्ड सबसे कम है। उसके बाद फिर डी ऑप्शन में कहता है कि नहीं जी फर्स्ट सबसे ज्यादा स्टेबल, उससे कम थर्ड है, उसके बाद आपका सेकंड है। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा स्थायित्व का तीनों का। मैंने ऑप्शन बना दिया वैसे आप लोगों के सामने कि हाँ कौन सा ऑप्शन इसका होना चाहिए, तो ऑप्शन आपके सामने बनाए गए हैं। तो आपने सबसे पहले जैसे आप सामने क्वेश्चंस आएगा वहां पे 5 मई में आप बैठते हैं, तो क्वेश्चंस के लिए एक पॉजिटिव अप्रोच बनानी होती है, सोचना होता है उसके बारे में क्वेश्चन की सोचना कैसे, क्योंकि जो सोच नहीं पाएगा तो तुक्का मारेगा, और तुक्का कभी ठीक हुआ नहीं करता। तो सबसे पहले जैसे क्वेश्चन सामने आता है तो क्वेश्चन के बारे में सोचना है कि यहाँ क्या किस इफेक्ट से, मान लीजिए इफेक्ट का क्वेश्चन है, तो यहाँ अगर ऑक्सीजन ऑक्सीजन के पास अगर मान लीजिए H2O है, H2O में अगर आपको विद बॉन्ड लिखना होगा तो O के साथ 2 H जुड़े हुए हैं,
दो लोन पेयर इसके पास है, एक लोन पेयर यहाँ, दूसरा लोन पेयर यहाँ। हर किसी बंदे को पता है इस बात का कि ओ पे दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पर ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक यहाँ हो गया, इसके पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ हो गया। हर किसी को ऑक्सीजन के पास अगर नहीं दिया तो आपने आप खुद आपको एज्यूम करना है कि ऑक्सीजन के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म है दो, एक आपका यहाँ है। अब आपको सोचना क्या है कि क्या ये अनुनाद प्रदर्शित करेगा, किफायत करेगा ये अनुनाद प्रदर्शित। कंडीशंस क्या होती है अनुनाद को प्रदर्शित करने की, कुछ कंडीशंस हैं, वो सारी आपको पता होनी चाहिए। कंडीशंस फॉर कॉन्जुगेशन, संयुग्मन की परिस्थितियां जो होती है, अगर किसी स्पीसीज में अगर कोई स्पीसीज कंडीशन ऑफ कॉन्जुगेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है तो वो समझ लीजिए रेजोनेंस शो करेगी। कंडीशन ऑफ कॉन्जुगेशन का मतलब आपका यही है, कैसे देखे ध्यान से, कंडीशन ऑफ कॉन्जुगेशन क्या आपकी होती है। CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, OCH3। किफायत ये पाई बॉन्ड है यहाँ पर, और ये पेयर आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, LP है। अगर पाई बॉन्ड और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड से सेपरेट है, अगर पाई बॉन्ड और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बीच में सिग्मा बॉन्ड आ जाए, यहाँ ये सिग्मा बॉन्ड है, मैं सीधी सी बात ये कह रहा हूं कि पाई बॉन्ड है, फिर आपका सिग्मा बॉन्ड है, फिर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, या पाई बॉन्ड है फिर सिग्मा बॉन्ड है फिर पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड है, एक अकेला ओड इलेक्ट्रॉन यानी फ्री रेडिकल है, पाई बॉन्ड है फिर सिग्मा बॉन्ड है फिर नेगेटिव चार्ज के साथ। तो ये सारी कंडीशंस क्या है, कंडीशन ऑफ कॉन्जुगेशन है। अगर एक पाई बॉन्ड एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेपरेट है यानी उसके बीच में सिग्मा बॉन्ड है, तो कंडीशन ऑफ कॉन्जुगेशन है उसमें, और कंडीशन ऑफ कॉन्जुगेशन अगर आ गई तो अनुनाद प्रदर्शित करेगा। तो यानी कोई स्पीसीज अनुनाद प्रदर्शित कर रहा है नहीं कर रहा, तो उसमें हमें क्या सर्च करना है, कंडीशन ऑफ कॉन्जुगेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब होता क्या अनुनाद कि ये दो इलेक्ट्रॉन यहां से आपने यहां ट्रांसफर किए, यहाँ के दो इलेक्ट्रॉन्स आपने यहां ट्रांसफर किए, पाई इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है। जब ऐसा करते हैं तो जहां आपका हेड होता है, हेड के पास नेगेटिव चार्ज, यहाँ दो बॉन्ड है, दो में से एक बॉन्ड आपका यहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ सिंगल बॉन्ड बचा, CH के साथ यहाँ जहां सिंगल बॉन्ड था वहां डबल हो जाएगा, O का पेयर यहाँ शिफ्ट हुआ तो O के पास चार्ज पॉजिटिव हो गया, और ये आपका CH3 हो गया। तो ये क्या हुआ अनुनाद, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को वापस यहीं किया, इनको यहाँ वापस किया, फिर आप कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इस कंडीशंस को, इस कॉन्सेप्ट को जानते हैं, हाथ खड़े करें जितने भी इस बात को जानते हैं, पता है ना। तो क्या यहाँ भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उस नेगेटिव चार्ज के बीच में अनुनाद होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि ऐसी कोई कंडीशन ऑफ कॉन्जुगेशन होती नहीं, बल्कि पेयर और पेयर के बीच में तो क्या हो जाएगा यहाँ रिपल्सन। ऐसा क्यों नहीं हुआ भाई, देखिए ध्यान से बेटा, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और इसके बीच में यहाँ सिग्मा बॉन्ड हो गया आपका, ये सिग्मा बॉन्ड हुआ, फिर ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया, इनको यहाँ नहीं दे सकते हम, इसको यहाँ क्यों नहीं दे सकते बेटा, और 30 दिन के बाद से ऑफिस आई ना तो एकदम से वो नहीं है बेटा, देखो यहाँ, यहाँ पर रेजोनेंस इसलिए नहीं होगा कि जैसे आपने ऐसा किया तो यहाँ O के बीच में बॉन्ड आपका क्या हो गया, डबल, चार्ज नेगेटिव हो जाएगा उसमें। ऑक्सीजन के चार तरफ कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, चार तो छह तो आठ और 10, क्या ऑक्सीजन के चार तरफ 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, नहीं हो सकते, क्योंकि उसके पास खाली डी कक्षक नहीं है, तो ये अनुनाद प्रदर्शित नहीं करेगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा,
थर्ड सबसे ज्यादा स्टेबल हुआ है ना। माइनस आई प्रभाव कार्बेनायन के स्थायित्व को बढ़ाता है। अब आप सोचे क्या करें। माइनस आई प्रभाव नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट कार्बेनायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो यहां पर ऑक्सीजन परमाणु है, ये ऑक्सीजन परमाणु की इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा है, तो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इसके स्थायित्व को बढ़ाएगा। यहां पर इलेक्ट्रॉन्स ऐसे खींचेगा, दूर हो गया थोड़ा ये, और ये और भी ज्यादा दूर हो गया। प्रेरणिक प्रभाव दूरी पर निर्भर करता है। प्रेरणिक प्रभाव इंडक्टिव इफेक्ट डिपेंड ऑन द डिस्टेंस, डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। डिस्टेंस बढ़ने पर प्रेरणिक प्रभाव घटता है, डिस्टेंस बढ़ने पर घटता है। सबसे ज्यादा प्रेरणिक प्रभाव अगर लगा है, उससे कम लगा है तो उससे कम इसमें लगा है, तो मैंने क्या कहा कि प्लस आई प्रभाव, जो प्लस आई प्रभाव होगा, प्लस आई प्रभाव इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, कार्ब एनायन के स्थायित्व की, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन। और माइनस आई इफेक्ट जो होगा, माइनस आई इफेक्ट क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ। भाई बेटा ये सारी बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए, अगर ये सारी बातें पता होनी चाहिए तभी किसी क्वेश्चंस के बारे में आप सोच सकते हैं, नहीं पता तो फिर मुश्किल हो जाता है वैसे। ठीक है, तो ये फिर आपका सबसे ज्यादा माइनस आई पर भाव इसमें लगा तो सबसे ज्यादा स्टेबल, इससे कम इसमें लगा तो इससे कम स्टेबल, इससे कम इसमें लगा तो ये सबसे ज्यादा यानी सबसे कम स्टेबल। और मैंने इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया था आप लोगों के सामने ना, बाकी तीन में वैसे लगा जिसमें थोड़ा गलती से ऐसे लगा दिया, क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो ये एरो लगनी थी, आपने बताना था कि सर ये थोड़ा सा इंक्रीजिंग वाला लगा दिए, तो ये डिक्रीजिंग वाला ये लगना था। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है आपका, फर्स्ट है, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा माइनस आई प्रभाव लग रहा है। उससे कम स्टेबल कौन है, सेकंड है, और उससे भी कम स्टेबल कौन है, थर्ड। तो ऐसे कौन सा प्रभाव लग गया यहाँ पे, माइनस आई प्रभाव, माइनस आई प्रभाव यहाँ पे लगा। तो ऐसा ही क्वेश्चन वहां पर आएगा कि आपका कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल है, कौन सा कम स्टेबल है। किफाया था, फटाफट फटाफट ये सारा रिवाइज कर दो एक बार बेटा, ठीक है। ये सारा एक क्विक रिवीजन करो, बहुत कम टाइम है अब, थोड़ा सा सब पूरे को सारे को अच्छे से रिवाइज करें। लिखो, which one is stable, which one is stabilized by resonance। कौन सा एक अनुनाद के द्वारा स्थायी है, कौन सा एक अनुनाद के द्वारा स्थायी है, विच वन इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, कौन सा अनुनाद के द्वारा स्थायी है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड BH2, ए ऑप्शन। बी ऑप्शन आपका CH3, चलो इसको भी मैं CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड आपका NH3 पॉजिटिव। सी आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH नेगेटिव Cl। डी आपका बोथ A एंड C। सोचो फटाफट बताओ इसके बारे में क्या। इनमें से कौन सा एक अनुनाद के द्वारा
स्थाई है, यानी कौन सा अनुनाद प्रदर्शित करेगा। सीधी सी बात है, मैं ये जानना चाह रहा कि थैंक्स हाँ अंदर रखिए। हाँ, विच वन स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस में ये जानना चाह रहा हूं आपसे, कोई सा एक, विच वन इज स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस, कौन सा एक अनुनाद के। जो नए स्टूडेंट्स हैं बिल्कुल हेजिटेट नहीं करना, और जहां कहीं कोई दिक्कत होगी तो वो मैं अभी पांचों इफेक्ट लिख रहा हूँ, उनके क्वेश्चंस बता रहा हूँ, एक बार उनको ब्रीफली बता रहा हूँ पहले आप लोगों से, फिर उनके क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, क्योंकि मैं पहले एक बार ये सब कुछ करा चुका हूँ, पर आप नए हैं तो फिर मैं एक बार मैं भी रिपीट कर रहा हूँ, है ना, फिर आप लोगों से पूछ रहा हूँ। सबसे पहला आपको देखने प्रभाव कितने हैं, डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट में प्रभाव में सबसे पहला प्रभाव देखिए क्या होता है, प्रेरणिक प्रभाव। सारे हिंदी मीडियम के हैं, इंग्लिश का भी है कोई, इंग्लिश मीडियम का भी है क्या कोई। इंडक्टिव इफेक्ट आपका बेटा पहले वाला, इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा आपका अनुनाद, अनुनादी प्रभाव, रेजोनेंस इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, तीसरा आपका इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट आपका है। चौथा जो आपका है अति संयुग्मन, अति संयुग्मन आपका, अति संयुग्मन इफेक्ट भी कहते हैं, इसको कहते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन। सबसे पहले आपको देखना कि क्या हम बता क्या रहे आपसे, प्रेरणिक प्रभाव। कौन बताएगा प्रेरणिक प्रभाव के बारे में, क्या कहेंगे कोई, क्या बताएगा बताओ फटाफट। प्रेरणिक प्रभाव किसे कहते हैं, प्रेरणिक प्रभाव, इंडक्टिव इफेक्ट किसे कहते हैं। कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला के अनुरूप सिग्मा इलेक्ट्रॉनों के विस्थापनीकरण, सिग्मा इलेक्ट्रॉनों के डिस्प्लेसमेंट को प्रेरणिक प्रभाव कहते हैं। कैसे, देखिए ध्यान से, अगर ये आपके पास सी सिंगल बॉन्ड, सी सिंगल बॉन्ड, सी सिंगल बॉन्ड, आपका यहाँ पे कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, और ग्रुप है इलेक्ट्रॉन खींचने वाला, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन यानी दो प्रकार के होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। अगर ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स खींचता है यहाँ से इस कार्बन की चेन के अनुरूप, तो जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट ऐसे दिखाएंगे, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। थोड़ा सा जब इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आने पर, यानी किसी भी एटम पर धनावेश आने पर, उस एटम की विद्युत ऋणात्मकता बढ़ जाती है। किसी परमाणु पर धनावेश आने के कारण उसकी विद्युत ऋणात्मकता बढ़ जाती है। यहां कोई ग्रुप ऐसा लगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसकी विद्युत ऋणात्मकता पहले ही कार्बन से ज्यादा थी, तो उसने इलेक्ट्रॉन खींचने थे, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ सी के और जी के बीच के इलेक्ट्रॉन से इस ग्रुप ने अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिए, खींच लिए। तो ऐसा करने पर इस पर आंशिक ऋणावेश आ जाएगा, इस पर आंशिक धनावेश आ जाएगा। तो जैसे इस कार्बन पर आंशिक धनावेश आया, इसकी विद्युत ऋणात्मकता बढ़, इसकी विद्युत ऋणात्मकता बढ़ने के कारण जो यहाँ पे साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म जो है सी के और सी के बीच में, वो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म भी थोड़ा सा विस्थापित हो जाएगा इस कार्बन की ओर, क्योंकि इसकी विद्युत ऋणात्मकता इससे ज्यादा है, और ज्यादा विद्युत ऋणी तत्व ही अपनी ओर साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करता है। डबल एरो लगाने का मतलब है कि दूसरे परमाणु पर प्रभाव का होना, तो यहाँ पर आपका डबल डेल्टा पॉजिटिव कर रहे हो, यहाँ तीसरे परमाणु से अगर आप इलेक्ट्रॉन्स ऐसे खींच रहे हो यहाँ पर, क्योंकि ये ट्रिपल डेल्टा है। अब तीसरे कार्बन की यानी थर्ड कार्बन के बाद यहाँ पर कोई प्रभाव आपका नहीं होगा, नो इफेक्ट। तो आपको पता चला कि प्रेरणिक प्रभाव केवल थर्ड एटम तक ही ऑपरेट होता है, थर्ड एटम के बाद ये प्रभाव नहीं लगता है, ये काम नहीं करता। तो क्या कहा, यानी सिग्मा इलेक्ट्रॉन, सी सी के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर भी सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स,
सिंगल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो किसी परमाणु या समूह की ओर कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला के अनुरूप सिग्मा इलेक्ट्रॉनों के विस्थापन को प्रेरणिक प्रभाव कहते हैं। ये सारे थोड़ा सा सी के जी के बीच में इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हुए जी की ओर, यहाँ इस सी के और सी के बीच में इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हुए थोड़ा सा इस कार्बन की ओर, यहाँ इसके और इसके बीच में इलेक्ट्रॉन विस्थापित हुए थोड़ा सा इस कार्बन की ओर। हो गया आकर्षित सारे इधर को विस्थापित हुए, डिस्प्लेसमेंट इधर को हुआ है। और यहाँ कोई विस्थापनीकरण नहीं होगा क्योंकि थर्ड कार्बन के बाद ये प्रभाव नहीं होता, इसको कहते हैं प्रेरणिक प्रभाव। प्रेरणिक प्रभाव कितने प्रकार के होते हैं पढ़े थे आप लोगों को। स्थायी प्रभाव है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन के कारण होता है ना दूरी पर निर्भर करता है। दो प्रकार का प्रेरणिक प्रभाव होता है। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक प्रभाव तो होता है कि जो ये तो माइनस आई प्रभाव कह रहा हूं, इसे मैं प्लस आई कह रहा हूं। माइनस आई प्लस आई दोनों अलग अलग हैं। अगर कोई समूह अपने इलेक्ट्रॉन्स कार्बन परमाणुओं की ओर विस्थापित करेगा तो प्लस आई प्रभाव। देखो दोनों ध्यान से क्या कर रहा हूं, अब समूह इलेक्ट्रॉन्स नहीं ले रहा और बल्कि अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है, कार्बन को दे रहा है। यहाँ तीन ऐसे ही आपके ट्रिपल, इसमें डेल्टा नेगेटिव, डबल डेल्टा नेगेटिव, ट्रिपल डेल्टा नेगेटिव। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन आपका ये विड्रॉ करेगा तो इसमें पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल आपका पॉजिटिव, यहाँ डबल डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ ट्रिपल डेल्टा पॉजिटिव। बताओ दो प्रकार के प्रभाव हैं। यदि कोई परमाणु या समूह सिग्मा इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करता है तो क्या कहेगा, माइनस आई प्रभाव। अगर कोई कार्बन परमाणुओं की ओर विस्थापित करेगा तो क्या कहलाएगा, प्लस आई प्रभाव। समराइज करके इतना ही याद रखना थोड़ा सा, नहीं तो वैसे तो जब हम नॉर्मल पढ़ाते हैं रेगुलर क्लास में तो इंडक्टिव इफेक्ट ही आपका 3 लेक्चर में जाके खत्म होता है। लेकिन अब आपके पास ना टाइम नहीं है कि प्रेरणिक प्रभाव आप 3 लेक्चर में फिनिश करें। अभी तो आपको प्रेरणिक प्रभाव के बारे में थोड़ा सा सोचना है। क्या प्रेरणिक प्रभाव, तो प्रेरणिक प्रभाव आपका दो प्रकार के समूह होते हैं जो प्रेरणिक प्रभाव शो करते हैं। एक माइनस आई शो करता है, दूसरा प्लस आई शो करता है। इसका याद रख लिया करते हैं। ओ नेगेटिव है, सी ओ नेगेटिव है, उसके बाद CH3 होल थ्राइस सी हो गया, CH3 होल ट्वाइस CH हो गया, और उसके बाद CH3 CH2 हो गया। सबसे कम प्रभाव आपका फिर यहाँ CH3 का हो गया। तो ये आपको याद रखना है, ये प्लस आई प्रभाव शो करते हैं। इनके अलावा जो बचेगा वो क्या शो करेगा, माइनस आई प्रभाव शो करेगा। अब माइनस आई प्रभाव शो करने में आप कहोगे सर ठीक है हम तो समझ गए कि बस आप हमें ये लर्न करने हैं, जो बचेंगे वो सारे के सारे माइनस आई में जाएंगे। जैसा NH3 प्लस आपका यहाँ नहीं आया इसमें आ जाएगा, NO2 उधर नहीं आया यहाँ आ जाएगा। उसके बाद CN आपका SO3H आपका उधर नहीं इधर आ गया, CHO इधर आ गया, OCH3 इधर आ गया, OCH3। उसके बाद COOH इधर आ गया, CONH2 एटसेट्रा सब आपके। बस सीधी सी बात है, इनको लर्न करते हैं, जो बचे हुए हैं सारे किस में चले जाएंगे, माइनस आई में चले जाएंगे। तो एक बात याद रखा कर, दोनों बात याद नहीं रखेंगे आप, दोनों रख भी नहीं सकते, इतना कैसे याद रखोगे। आपको तो एक बात याद रखी, ठीक है सर हमें 1 2 3 4 5 जो है 6 जो प्लस आई प्रभाव शो करते हैं उनको याद रखा, जो बचे हुए हैं सारे क्या शो करेंगे, माइनस आई प्रभाव शो करेंगे। तो प्लस आई प्रभाव वाले उधर लिखे, माइनस आई प्रभाव वाले ये लिखे। माइनस आई प्रभाव वालों का काम है कि इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचना, प्लस आई वालों का काम है इलेक्ट्रॉन्स को कार्बन परमाणुओं की ओर विस्थापित करना बसे। और सिंपल सा बात क्या याद रखना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स अलोंग द चेन ऑफ कार्बन एटम्स टुवर्ड्स द ग्रुप व्हिच नोन एज द माइनस आई इफेक्ट। यानी ग्रुप यानी सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला के अनुरूप किसी परमाणु या समूह की ओर विस्थापन ही प्रेरणिक प्रभाव कहलाता है। अगर आप इंडक्टिव इफेक्ट इंग्लिश में जो लिखा हुआ वर्ड है इंडक्टिव इफेक्ट को आप 2 3 बार पढ़े तो इंडक्शन पढ़े, इंडक्शन फ्लो ऑफ करंट को कहते हैं प्रेरण, इंडक्शन कहते हैं। तो इंडक्शन से बना हुआ वर्ड क्या, इंडक्टिव इफेक्ट बना हुआ। तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट होगा अलोंग द चेन ऑफ कार्बन एटम्स होगा, और करेगा कौन, कोई समूह या कोई परमाणु करेगा आपका। दूसरी बात आपको प्रेरणिक प्रभाव के बारे में केवल इतनी सी बात याद रखनी, से ज्यादा नहीं याद रखनी आपको, ठीक है। एप्लीकेशन है इसके वो सब आपको याद रखना कि हाँ एक बेसिसिटी ऑफ एमाइंस का है और अम्लों की अम्लीयता को प्रभावित करता है, ये 2 एप्लीकेशन हैं इसके।
इसके बाद फिर जो मैंने क्वेश्चंस आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, इस क्वेश्चंस को देखें, इसके बारे में बताऊं, और ये क्वेश्चंस होगा आपका अनुनाद के द्वारा। अनुनाद, सबसे पहले मुझे बताओ अनुनाद किसे कहते हैं? अनुनाद कोई बताओ, अनुनाद किसे कहते हैं? कोई भी बताओ, बिल्कुल हेजिटेट ना करो। अनुनाद किसे कहते हैं? या अनुनाद की घटना क्या है? अनुनाद की घटना, फिनोमेना ऑफ रेजोनेंस, बताओ। अनुनाद किसे कहते हैं? अनुनाद केवल हम्म हाँ, ये अस्थायी प्रभाव होते हैं। अनुनाद की घटना अलग चीज है, अनुनाद प्रभाव अलग है। अनुनाद की घटना एक अलग बात हुई, अनुनाद प्रभाव आपका अलग है। ठीक है, तो अनुनाद किसे कहते हैं? अनुनाद देखिए, अनुनाद की घटना होती क्या है? तो इसका मतलब तो फिर आप लोग ये सोचते नहीं होंगे कि हाँ, ये टॉपिक हम क्यों पढ़ रहे, कहां से आया, क्यों आया। और जब तक ये नहीं सोचना शुरू करेंगे तब तक तो कॉम्पिटेटिव नहीं बनेगा। सबसे पहले यही सोचना कि अनुनाद क्या है, ये वर्ड अनुनाद क्यों पढ़ रहे हैं इस अनुनाद को, यानी इसका जन्म कब हुआ था, ऐसा कौन से कॉन्सेप्ट जो केमिस्ट्री में जिसमें अटके थे और अनुनाद का जन्म हुआ था। तो अनुनाद का जन्म कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये सब आपको सोचना पड़ता है। देखिए क्या था, आपने ये बताओ, लुईस बिंदु संरचना सूत्र के बारे में कितने जानते हो आप लोग? लुईस बिंदु संरचना सूत्र कितने लोग जानते हैं? लुईस बिंदु संरचना सूत्र जानते हो? बेंजीन की एक ही लुईस बिंदु संरचना सूत्र है या एक से ज्यादा है? एक है या एक से ज्यादा है? एक ही है। यहाँ तो मैं दो लिख रहा हूँ, आप लोग एक कह रहे हो, मैं दो लिख रहा हूँ। बॉन्ड का मतलब इलेक्ट्रॉनों से, ये तो आपको पता होगा। मैं यहाँ बॉन्ड नहीं बना, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। ये तो मैंने दो लिख दिए। दोनों अलग अलग हैं। यहाँ इस सी और सी के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? यहाँ इस सी और सी के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? डबल बॉन्ड का मतलब चार इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूँ। वहां पे अगर डबल बॉन्ड है तो चार इलेक्ट्रॉन्स है, वहां पे अगर सिंगल बॉन्ड है तो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। दोनों अलग 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 आपकी लुईस बिंदु संरचना सूत्र है, तो एक तो नहीं है, एक तो नहीं है। एसीटेट आयन के भी ऐसे दो लुईस बिंदु संरचना सूत्र हैं। जीएन लुईस एक साइंटिस्ट हुआ है, जीएन लुईस ने काम तो बहुत सारे करे सारे, लेकिन उसके अधूरे काम थे केमिस्ट्री में। जीएन लुईस साइंटिस्ट हुआ, गिलबर्ट न्यूटन लुईस, तो ये उसने दिया था ये पॉइंट। तो क्या कहते हैं, केमिस्ट्री में ज्यादातर तो अणु, कुछ अणु तो ऐसे हैं जिनको सिंगल लुईस बिंदु संरचना सूत्र के द्वारा निरूपित करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे अणु व आयन हैं जिनको सिंगल लुईस बिंदु संरचना सूत्र के द्वारा निरूपित नहीं करते। लुईस बिंदु संरचना सूत्र की यह कमी हमें अनुनाद की घटना की ओर अग्रसर करती है। यानी किसी की जब कोई कमी आती है, उसी के सामने फिर नया पॉइंट डिस्कवर्ड होता है, समझ रहे हो? तो जब लुईस बिंदु, तो बहुत सी बात याद रखनी है आपको। ठीक है, अगर कोई कहता है आपसे कि इथेनॉल के कितने लुईस बिंदु संरचना सूत्र होंगे, कहोगे सर एक ही है। बस यही है इसका, दूसरा नहीं हो सकता। इथेनॉल का यही रहेगा। क्या दूसरा कोई दूसरा सूत्र है इसका? लुईस बिंदु संरचना सूत्र दूसरा है? नहीं है। सोचो, आप ही बना सकते हो क्या दूसरा? नहीं बना सकते। या बना सकते हो उसका दूसरा कोई सूत्र? आप नहीं बना सकते भाई, सीधी सी बात है। इसका सिंगल लुईस डॉट स्ट्रक्चर ही है बस, इसके सिंगल लुईस डॉट स्ट्रक्चर नहीं है। ओ थ्री की क्या सिंगल लुईस डॉट स्ट्रक्चर होते? क्या ओ थ्री की? ओ थ्री, ओ थ्री में एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये हो गया, दो यहाँ हुए, इधर वाले ऑक्सीजन के हुए ये छह इलेक्ट्रॉन्स यहाँ कर दिए मैंने। फिर यहाँ इसके बाद चले तो दो इलेक्ट्रॉन्स ये यहाँ दो लगाए, फिर दो और दो चार और दो छह आपके, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। दो चार छह आठ, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। लुईस बिंदु संरचना सूत्र में ऑक्टेट तो कंप्लीट करा करते थे आप लोग।
तो उसके बाद फिर इसकी स्ट्रक्चर क्या कहोगे? ठीक है सर, यहाँ डबल बॉन्ड हो गए, यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया। इसकी दूसरी संरचना सूत्र बना रहा हूं मैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इधर लगा रहा हूँ, डबल बॉन्ड इधर लगा रहा हूँ। आप क्या कहोगे? सर O3 की भी एक सिंगल लुईस डॉट स्ट्रक्चर नहीं, इसके भी दो है। एक बार डबल बॉन्ड इधर है, दूसरी बार डबल बॉन्ड उधर है। एक बार कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपका यहाँ है, दूसरी बार कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपका लेफ्ट में है। दो है। O3 की भी सिंगल लुईस बिंदु संरचना सूत्र नहीं है, बेंजीन का भी सिंगल लुईस बिंदु संरचना सूत्र नहीं है, एसीटेट आयन का भी सिंगल नहीं है। तो इसका मतलब ये जो ऐसे अगर किसी अणु की दो या दो से ज्यादा लुईस बिंदु संरचना सूत्र बन रही है, तो उसके पीछे का कारण जो है वो अनुनाद है। ऐसा किसकी वजह से हुआ? ऐसा अनुनाद की वजह से हुआ, ऐसा अनुनाद की वजह से हुआ। यानी ये अनुनाद की कमी थी। जैसे अनुनाद ने अपनी या लुईस ने जैसे अपनी लुईस बिंदु संरचना सूत्र दिए थे, तो कुछ अणु तो ऐसे थे जिनकी सिंगल लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स होती हैं, कुछ ऐसे हैं जिनकी सिंगल लुईस डॉट स्ट्रक्चर नहीं है, ज्यादा है। तो लुईस की या जीएन लुईस की जो कमी थी, यही कमी हमें किसकी ओर ले जा रही है? अनुनाद की ओर, याद रखते हैं। बट ये तो पता चल गया, हाँ ठीक है। अनुनाद, अनुनाद जैसे कहते हैं, अनुनाद से घटना का नाम है क्या? वह घटना जिसके अंतर्गत किसी अणु की दो या दो से ज्यादा संरचना सूत्र बनाए जा सकते हैं, दो या दो से ज्यादा संरचना बनाई जा सकते हैं, जिनमें परमाणुओं की स्थिति ज्यों की त्यों होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। ठीक है। देखिए बेंजीन के बारे में जब आप सोचते हैं, बेंजीन, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, उसके बाद यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड। आप ये कार्बन नंबर 1 यहाँ है, नंबर 2 यहाँ, नंबर 3 यहाँ, नंबर 4 यहाँ, नंबर 5 यहाँ, नंबर 6 यहाँ। वही सेम कार्बन यहाँ 1 2 3 4 5 6। यानी जो कार्बन एटम जहां पहले वाली संरचना में, वही कार्बन एटम जो के तो दूसरे वाली संरचना में है या नहीं है? जो के तो नंबरिंग कर रहा हूं, जहां कार्बन एटम पहले वाली स्ट्रक्चर्स में, वही कार्बन एटम सेकंड में। लेकिन मैं क्या देखता हूं, 1 और 2 के बीच में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? और 1 2 के बीच में यहाँ क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो वह घटना जिसके अंतर्गत किसी परमाणु, किसी अणु की दो या दो से संरचना बनाई जा सकती है, संरचना सूत्र बनाए जा सकते हैं, जिनमें परमाणुओं की पोजीशन जो की त्यों, परमाणु की पोजीशन नहीं बदलेगी, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था भिन्न होती है। पोजीशंस ऑफ एटम्स सेम, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिफर। बस ये दो बात याद रखनी है। जिस बंदे को इन दो बात को पता है कि पोजीशन ऑफ एटम्स के बारे में बोल दे, एक तो बात पोजीशन ऑफ एटम्स के बारे में बोल रहे हैं, तो वो तो आपकी रहेगी सेम, पोजीशन ऑफ एटम्स चेंज नहीं होगी। दूसरी बात है अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी डिफर। बस ये बात याद रखनी है। अगर किसी अणु की दो संरचना सूत्र बने हैं, तीन संरचना सूत्र बने हैं, उनमें एटम्स की पोजीशंस क्या रहेगी? सेम रहेगी, बट इलेक्ट्रॉनों का अरेंजमेंट क्या हो जाएगा? डिफर हो जाएगा। उसे क्या कहेंगे आप? अनुनाद। तो आप कैसे पता चला कि कोई, अब आपके सामने क्वेश्चन क्या आता है? आपके सामने क्वेश्चन आता है कि आप कैसे देख कर बतावें किसी स्पीसीज में अनुनाद है या नहीं है। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? क्योंकि क्वेश्चंस मैंने यहां लिखा है तुम्हारे सामने, यहाँ कि कौन सा अनुनाद प्रदर्शित करेगा, इन चारों में से कौन अनुनाद प्रदर्शित करेगा। तो मैं सबसे पहले देखिए कंडीशन से, यानी क्या कंडीशंस है किसी भी अणु या आयंस के द्वारा अनुनाद प्रदर्शित करने के लिए, कंडीशंस क्या हैं? पहली कंडीशन, यानी पाई बॉन्ड आपके कॉन्जुगेशंस में होने चाहिए। पाई बॉन्ड किस में होने चाहिए? कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन कैसे कहते हैं? अगर रूम के अंदर कैसे बिठाने हैं, मैंने स्टूडेंट्स बैठे हैं सभी, आप लोग, आपको कैसे बिठाना, कॉन्जुगेशन से कंडीशन बैठाना, तो कैसे बिठाऊंगा? पहले एक स्टूडेंट, एक लड़के को बिठा, फिर एक लड़की को बिठा, फिर एक लड़का, फिर एक लड़की, फिर ऑल्टरनेट, एक के बाद एक। तो उसे क्या कहेंगे? यार बड़ी कंडीशन ऑफ कॉन्जुगेशन क्रिएट की हुई है। तो यहाँ कंडीशन ऑफ कॉन्जुगेशन का मतलब क्या है? ये कंडीशन ऑफ कॉन्जुगेशन है, कैसे बताओ? कोई इधर बताएगा क्या? है क्या? किसके बीच में है कंडीशन ऑफ कॉन्जुगेशन? आप किया क्या कहोगे सर? डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल,
फिर सिंगल, फिर डबल बॉन्ड। तो यानी कोई ना तो कहीं दो लगातार सिंगल बॉन्ड है, ना कहीं लगातार दो डबल बॉन्ड है, ऑल्टरनेट है। तो वही बात मैं यहाँ कह रहा हूँ कि ठीक है सर, यहाँ जो दो पाई बॉन्ड है ना, वे ऑल्टरनेट है दोनों पाई बॉन्ड, वो कॉन्जुगेशन में है, सेपरेट है सिग्मा बॉन्ड से। क्या ये भी आपका कॉन्जुगेशंस की कंडीशंस सेटिस्फाइड कर रहा है? क्या ये वाली कंडीशंस बताइयो। दोनों पाई बॉन्ड के बीच में कितने सिग्मा बॉन्ड आ गए? दो सिग्मा बॉन्ड। तो इसका मतलब दोनों पाई बॉन्ड कंडीशन ऑफ कॉन्जुगेशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहे। दोनों पाई बॉन्ड के बीच में सिग्मा बॉन्ड कितना होना चाहिए था? एक। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन आपकी CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ होगा। क्या हुआ यहाँ पर? पॉजिटिव चार्ज। अब कॉन्जुगेशंस में कौन है? पाई बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज कंडीशन ऑफ कॉन्जुगेशन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज और पाई बॉन्ड के बीच में सिग्मा बॉन्ड है। ये कंडीशन ऑफ कॉन्जुगेशन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं। तीसरी बात, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 के पास ये अपना ऐसे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जहां कहीं मैं लिखूंगा, ध्यान रखना इस बात को। अगर दो इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज के साथ लिखता हूं, अगर दो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज के साथ लिखता हूं, तो इसका मतलब यहाँ एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन ने किसी से चुराया है। इस पेयर में एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम्स का कार्बन के पास है। अगर मैं ऐसे लिखूंगा, देखो दूसरी बात, चौथी कंडीशन क्या होगी? CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड आपका X लिख रहा हूं, X के पास खुद के पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहां पर X के पास जो मैं तीन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखे हैं, तो आप समझ लीजिए ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है, बट इस पेयर के साथ नेगेटिव चार्ज नहीं लगाया। इसका मतलब ये पेयर इसका अपना खुद का है। अगर पेयर के साथ नेगेटिव चार्ज लगता है तो उस एटम पर समझ लीजिए एक इलेक्ट्रॉन किसी बाहर से लिया हुआ है उसके पास, ये बात याद रखते हैं। उसके बाद आपका पांचवी कंडीशन है CH2 पांचवी कंडीशन में आप लिखेंगे, देखिए ध्यान से, CH2 के पास चार्ज पॉजिटिव है, फिर सिंगल बॉन्ड O है, फिर आपका CH3 है। ये पांचवी कंडीशन किसके बीच में कॉन्जुगेशन हुआ बताओ, किफाया तो बताओ। पांचवी कंडीशन में भी कॉन्जुगेशन है, किस किस के बीच में कॉन्जुगेशन है? पॉजिटिव चार्ज और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कॉन्जुगेशन है, क्योंकि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज होगा, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, इसके बीच में क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड। यहाँ क्या हो गया? सिग्मा बॉन्ड। यहाँ क्या हुआ? सिग्मा बॉन्ड। यहाँ क्या हुआ? सिग्मा बॉन्ड। यहाँ क्या हुआ? सिग्मा। दो पाई बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड से सेपरेट होने चाहिए कंडीशन ऑफ कॉन्जुगेशन में, दोनों पाई बॉन्ड। पॉजिटिव चार्ज और पाई बॉन्ड सेपरेट है अगर सिग्मा बॉन्ड से, तो भी पॉजिटिव चार्ज और पाई बॉन्ड किसमें? कंडीशन ऑफ कॉन्जुगेशन में। तीसरा, अगर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और पाई बॉन्ड सेपरेट है सिग्मा बॉन्ड से, तो भी कंडीशन ऑफ कॉन्जुगेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। चौथी बात, अगर अपना खुद का पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और पाई बॉन्ड के बीच में फिर सिग्मा बॉन्ड है, कंडीशन ऑफ कॉन्जुगेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। पांचवी बात, अगर पॉजिटिव चार्ज और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेपरेट है सिग्मा बॉन्ड से, तो भी कंडीशन ऑफ कॉन्जुगेशन को सेटिस्फाइड करता है। अब इनके बारे में आप सोचिए, अगर कहीं ये कंडीशंस पांचों में से कहीं तुम्हें नजर आ जाए, तो समझ लीजिए उसमें कंडीशन ऑफ कॉन्जुगेशन है, और कंडीशन ऑफ कॉन्जुगेशन है तो अनुनाद प्रदर्शित करेगा। कोई भी अनुनाद, कोई भी अणु या कोई आयन अनुनाद प्रदर्शित कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो सबसे पहले इन पांचों कंडीशंस के बारे में सोचना है। इन पांचों के बारे, इन पांचों में से कहीं अगर आपको कंडीशंस मिलती है कोई ऐसी, तो अनुनाद प्रदर्शित करेगा। अब आप मुझे बताओ ये अनुनाद प्रदर्शित करेगा या नहीं करेगा? ये अणु एनिलीन है, पढ़ के आ चुके, 12th के पेपर देख आ चुके हैं। तो ये एनिलीन है, क्या ये अनुनाद प्रदर्शित करेगा? अनुनाद प्रदर्शित करने के लिए आपको पता चल गया क्या होना चाहिए, ठीक है? करेगा या नहीं करेगा? क्योंकि एन के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, फिर सिग्मा बॉन्ड आया, फिर डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड आया, फिर सिग्मा आया, फिर पाई आया, फिर सिग्मा आया, फिर पाई आया,
फिर सिग्मा आया, उसके बाद फिर आगे पाई आ गया। तो पूरा का पूरा जो है मॉलिक्यूल या एनिलीन मॉलिक्यूल का पूरे के पूरे में कंडीशन ऑफ कॉन्जुगेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो एन का एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, जो एन के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वो बेंजीन रिंग के पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है। जब वो कॉन्जुगेशन में है तो क्या करेगा, वो अनुनाद प्रदर्शित करेगा। तो अनुनाद प्रदर्शित करेगा, कोई नहीं करेगा। तो उसके बाद आपको ये आपको अनुनाद प्रदर्शित करता कैसे, पहले वाली कंडीशंस के बारे में सोचो, पहले वाली के बारे में देखो कैसे अनुनाद प्रदर्शित करते हैं। सारी कंडीशंस एक एक बार समझ लें अच्छे से। अगर यहाँ के दो पाई इलेक्ट्रॉन उठा के मैं यहाँ दे दूं, ऐसा करने पर फिर यहाँ के दो पाई इलेक्ट्रॉन उठा के यहाँ कर दूं, डी लोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अनुनाद में क्या होता है, डी लोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉनों के विस्थापनीकरण को ही के कारण ही जो संरचना बनती है उसको अनुनादी संरचना कहते हैं। तो जब ऐसा किया, ऐसा करने पर इस हेड, इस एरो का मतलब है कि जिसकी तरफ इसकी टेल है, पूंछ है, वहां चार्ज पॉजिटिव होगा। जहां इसका हेड है वहां चार्ज नेगेटिव होगा। जैसे ही मैंने दो इलेक्ट्रॉन यहां से उठा के यहां दिए, तो जिस पे से इलेक्ट्रॉन लिए उस पे चार्ज पॉजिटिव, जिसको दिए उस पे चार्ज नेगेटिव। लेकिन यहाँ नेगेटिव हुआ उसी टाइम, यहाँ के दो इलेक्ट्रॉन उठा के यहाँ दे दिए। अब इसको दोबारा क्या होना था, पॉजिटिव, क्योंकि न्यूट्रल होना था। तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। फिर आप सी एच सिंगल बॉन्ड आपका, CH2 के पास दोनों पर इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यानी इसके बाद ये संरचना सूत्र बनेगी। ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस किए वापस, यहाँ के दो इलेक्ट्रॉन्स वापस यहाँ किए। ऐसा करने पर फिर पहले वाली संरचना, इससे ये बनी, इससे ये बनी। ठीक है। तो पहले वाले के बारे में आपको पता चलेगा कि अनुनाद कैसे बनता है, अनुनादी संरचना क्या होगी। इसकी अनुनादी संरचना है दोनों, क्या है ये, अनुनादी संरचना है। उसके बाद कौन सा नंबर आता है आपका, पॉजिटिव चार्ज वाला आता है। देखो ध्यान से, CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, आपका CH3 चार्ज क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ। सॉरी, CH2 चार्ज आपका पॉजिटिव हुआ। ये दो इलेक्ट्रॉन यहां से उठा कर यहां दे रहा हूं, तो ऐसा करने पर क्या होगा, आपका पॉजिटिव चार्ज यहाँ हो गया। अब यहाँ बॉन्ड सिंगल हुआ, यहाँ बॉन्ड आपका डबल हुआ, वापस किए दोनों पर इलेक्ट्रॉन्स। तो दोनों संरचना आपकी समझ में आ रही है, इससे वो उससे ये, है ना। दोनों संरचना आपस में भाई पाई इलेक्ट्रॉन का विस्थापनीकरण किया। और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जब विस्थापित किए, इसके पास खाली पी कक्षक है। इसके पास, इसके पास खाली पी कक्षक है। कैसे पता चला खाली पी कक्षक है, कोई बतावा जो नए स्टूडेंट्स बैठे हैं। खाली पी कक्षक, एम्प्टी पी ऑर्बिटल्स, यानी इसके पास खाली पी कक्षक क्यों हुआ, क्योंकि जिस कार्बन पर धनावेश होता है उस कार्बन पर सिग्मा बॉन्ड 3 है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। संकरण क्या हुआ, संकरण sp2 संकरण हुआ। नॉर्मल संकरण कितना होता है कार्बन पर, sp3। तो नॉर्मल से एक पी कम है, उस पी में क्या है आपका, वो खाली पी कक्षक है, वो खाली पी कक्षक है। जब इसके पास खाली पी कक्षक था तब ये दो पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ विस्थापित हो चुके। अगर ये खाली पी कक्षक ना होता तो इलेक्ट्रॉनों का विस्थापनीकरण यहाँ से ना होता। तो कार्बन यानी पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पर खाली पी कक्षक के कारण ऐसा हुआ है, खाली पी कक्षक के कारण ऐसा हुआ है। हर किसी बंदे को पता है, ध्यान से चलो। BCl3 पे बताओ संकरण क्या होता है, BCl3 में बी के ऊपर संकरण बताओ क्या होता है। BCl3 में बोरॉन पर संकरण बताना क्या होता है, sp, बताओ फटाफट। आप लोग कौन कौन से स्कूल से हो, पीछे जो बैठे सारे, कौन से स्कूल है बेटा, जीवी जैन। अश्वनी सर पढ़ा रहे थे केमिस्ट्री। और आपका बेटा ईशान इंटर कॉलेज, कहाँ, सरसावा में। ईशान तो वहाँ है उस शाहजहांपुर में। अच्छा, क्या नाम है उनका, मैं नाम भूल गया। प्रिंसिपल का क्या नाम है, प्रिंसिपल क्या है, पहले तो कोई और थी, सुखपाल क्या,
किसान मजदूर का है वो दूसरा, तुम्हारा किसान इंटर है। ठीक है, तो वहीं से आ रहा है तुम। अभी तो तुम्हें लग रहा होगा पता नहीं कहाँ गया, आज हम यहाँ से है ना। ऐसा 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 हो रहा नहीं, नहीं हो रहा। वो तो होने का नहीं, खैर ये सब कुछ आपको, क्योंकि जो पहले पहले दिन तो जब कहीं किसी के यहाँ जाते हैं ना, मम्मा फूफी के यहाँ, तो बैठे रहते हैं ऐसे घूमने से नहीं, वो पता ही नहीं होता कहाँ घूमना है, कहाँ जाओ, कहाँ क्या रखा क्या। तो वही हाल होता है परिस्थिति। लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा तुम्हारा हाल है। चलो खैर, तो ये बात सोचने की नहीं होती, ये बहुत इजी सी बात है। कितना होता है बेटा जैव विज्ञान वाले, संकरण क्या होगा बोरोन पे, एसपी। एसपी तो डर क्यों रहा है, डरना नहीं होता बेटा, डरना नहीं है बिल्कुल भी। ध्यान है, sp2 हो गया, इसका मतलब खाली क्या हो गया इसके पास, बोरॉन के पास एक p कक्षक हो गया। क्योंकि आप खुद देखिए बोरॉन का एटॉमिक नंबर वैसे भी क्या देखते हैं, इतना टाइम लगता ही नहीं है बेटा, अगर आप लोगों को वहां से पढ़ा हुआ है तो इतनी इतनी बड़ी बात ही नहीं है। बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना है, 5 है, 2,3 है। क्लोरीन का कितना होता है, 17 होता है, 287 है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन्हें कहते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, इन्हें कहते हैं बंधित इलेक्ट्रॉन, उन्हें कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स बंद बनाते हैं उन्हें कहते हैं बंधित इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड बनाने वाले इलेक्ट्रॉन्स को बंधित इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। कितने बोरॉन कितने हैं आपके पास, एक है। क्लोरीन कितने हैं, 3 है। बोरॉन के इलेक्ट्रॉन्स कितने लिए, बॉन्ड फॉर्मेशन में केवल के 3 इलेक्ट्रॉन्स यूज होंगे। और सीएल कितने हैं आपके, 3 है। तो 7 इसका हो गया, 7 3 जा 21, 3 24 को डिवाइड किया क्योंकि अष्टक नियम का पालन कराना, 8 3 जा 20, जितना आंसर आया उतने सिग्मा बॉन्ड है इसमें, और केवल सिग्मा बॉन्ड ही संकरण में भाग लेते हैं। तो एक सिग्मा बॉन्ड एस कक्षक में चला गया, 2 सिग्मा बॉन्ड 2p में चले गए। अगर यहाँ 4 आ जाता आंसर, 1s 3p होता, बट यहाँ आंसर आया 3 ही, तो 1s 2p, तो असंकरण क्या हो गया, लिखना ही नहीं था, तो ऐसे देखते डायरेक्ट। अच्छा कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 24, 24 का मतलब 8 3 24, 8 3 3 का मतलब 1s 2p। तो जब आपका सीधा सीधा संकरण क्या हो गया, sp2। sp2 संकरण होने की वजह से बोरॉन के पास क्या हो गया भाई, डिवीजन वाले बेटा खाली हो गया ना, पी कक्षक एक। जब पी कक्षक खाली हो गया तो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड आपका BH2 है, ऑप्शन ए की बात कर रहा हूं। तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन चले गए। ऐसा करने पर CH2 के पास चार्ज पॉजिटिव, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड आपका BH2 हो गया। हो गया, चार्ज यहाँ क्या आ जाएगा इस पे, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इसके पास दो इलेक्ट्रॉन्स गए हैं, तो चार्ज यहाँ नेगेटिव हो गया। बॉन्ड बोरॉन के चार्ज पर कितने इलेक्ट्रॉन्स रहने इलेक्ट्रॉन्स कितने आपके, इलेक्ट्रॉन्स आपके 8 ही रहने हैं, क्योंकि बोरॉन के पास खाली डी कक्षक नहीं है, खाली डी कक्षक नहीं है। तो इसके अनुनादी संरचना सूत्र बन गया। यहां से जब वापस करोगे दो इलेक्ट्रॉन्स, फिर यहां हो जाएगा, जो नेगेटिव चार्ज था वो न्यूट्रल हो गया। ये इसकी अनुनादी संरचना बन गई। क्लियर हुई बात, तो इसका मतलब ये अनुनाद प्रदर्शित कर रहा है। अब दूसरे वाले की बात करो आप, बी ऑप्शन की। बी ऑप्शन में CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड आपका NH3 लिखा बेटा मैंने। अभी आपसे क्या कहा सर आपने, सेकंड जो बी सेकंड पार्ट बताया उसमें कहा कि पॉजिटिव चार्ज और पाई बॉन्ड सेपरेट होना चाहिए सिग्मा बॉन्ड से। तो इसका मतलब क्या कहोगे सर, ये धनावेश और ये पाई बॉन्ड इसमें कंडीशन ऑफ कंजुगेशन में है। तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स आपने यहाँ दे दिए, यहाँ जब दिए तो यहाँ CH2 के पास चार्ज कैसा हो गया, पॉजिटिव, सिंगल बॉन्ड हो गया CH, डबल बॉन्ड क्या हो गया आपका N। जब दो इलेक्ट्रॉन्स गए तो N का धनावेश क्या हो गया, उदासीन, धनावेश नहीं रहेगा, क्योंकि ऋणावेश और धनावेश मिलकर क्या हो जाएंगे, उदासीन। N के पास कितने H हैं, 3 H हैं, तीनों H मैंने ऐसे ओपन करके लिखे। N के चार तरफ इलेक्ट्रॉन्स 4 और 2 6 और 2 8 और 2 10, कैपेसिटी नहीं 10 इलेक्ट्रॉन्स रखने की, क्योंकि नाइट्रोजन के पास केवल 2 ही कक्षक हैं, एक K है तो एक L है। और जब आपने परमाणु संरचना पढ़ी थी तो K में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन्स, L में अधिकतम आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो यानी N के पास केवल KLM है ही नहीं, M नहीं है इसमें, तो इसके पास अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, 8। यहाँ अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, पॉसिबल ही नहीं है, तो ये अनुनाद प्रदर्शित नहीं करेगा। पता चल गया क्यों नहीं करेगा, तो इसका मतलब ये अनुनाद द्वारा स्थायी नहीं है, नहीं है ना। तो उसके बाद दोनों कंडीशंस होगी, यानी ये तो है
वो नहीं है। अब एक ऑप्शन ऐसा भी है जिसमें ए और सी दोनों को कह रहे हैं हम। अब सी के बारे में सोचना, क्या सी स्थाई है या नहीं है, सी के बारे में सोचते हैं। अगर समझ में कम आ रही होगी बात बता देंगे, थोड़ा सा लेवल और, वैसे तो लो लेवल पे ही चल रहे हैं अभी हम, ये कोई लेवल नहीं है, ये लो ही लेवल है, तो सारी बेसिक्स बातें आपको पता होनी चाहिए। चलिए अब आपका नंबर आता है, देखिए अगर यहाँ CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 नेगेटिव है, तीसरे वाली बात को मैं डिस्कस कर रहा हूं, तो यहाँ दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां दे दिए बेटा, यहाँ के दो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां दे दिए। ऐसा करने पर अब इस CH2 के पास चार्ज नेगेटिव हो गया, सिंगल बॉन्ड CH हो गया, तो डबल बॉन्ड आपका CH2 हो गया, अनुनाद प्रदर्शित कर रहा है ना। अब आपको देखना है सी ऑप्शन के बारे में, CH3 सिंगल बॉन्ड CH पे चार्ज है नेगेटिव, और सिंगल बॉन्ड है Cl। तो जो 12th अभी कर का है, जो नए नए कंपटीशन की तैयारी करेंगे, तो वो तो यही नहीं पता लगा पाएंगे इसमें कंडीशन ऑफ कॉन्जुगेशन है भी या नहीं है। और जब तक यही बात फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, तब तक वो कैसे बताएगा कि हाँ ये अनुनाद के द्वारा स्थायी है या नहीं है, नहीं सोच पाएगा। क्योंकि जिस परमाणु पर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, जिस परमाणु पर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, अगर उससे अगले परमाणु पर खाली पी या डी कक्षक है, पी या डी कक्षक कैसा हो, खाली हो, तो वो अनुनाद प्रदर्शित करेगा। जिस परमाणु पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, जस्ट उससे अगले परमाणु पर, ये नहीं कि सोचने लगे और फिर किफायत क्या, कहां सर ये तो स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस होगा, ये नहीं, ये नहीं होगा। क्योंकि मैंने क्या कहा, जिस पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है उससे जस्ट अगले एटम पर ही या तो खाली पी कक्षक हो या खाली डी कक्षक हो, खाली पी कक्षक हो या खाली डी कक्षक हो, तो वो फिर अनुनाद प्रदर्शित करेगा। बट ये उससे अगले पे नहीं, इससे अगला तो ये है, इससे आगे जाके कहीं हो गया, यानी बीच में सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, दो, दो सिग्मा बॉन्ड होने ही नहीं, सिग्मा बॉन्ड है ना, एक रहना है, तो दो तो सिग्मा बॉन्ड नहीं। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये अनुनाद, अगर जिस परमाणु पर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जिस परमाणु पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, उससे अगले परमाणु पर खाली पी या डी कक्षक है। क्लोरीन में खाली होता है क्या पी कक्षक, डी कक्षक क्लोरीन के पास खाली होता है क्या, कौन बताएगा, खाली कक्षक होता है क्लोरीन के पास, ही नहीं होता है ना, क्योंकि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर, जान लगाओ आप बहुत ज्यादा, बिल्कुल अभी ठीक है, क्योंकि जो दो तरीके के होते हैं प्रोनाउंस करने का, एक तो होता है डॉक्टर, एक होता है डॉक्टर। एक दो साल तो रहता है डॉक्टरगिरी में, क्योंकि जब तक उसे बेसिक्स नहीं पता, इंजेक्शन उल्टा लगाएगा तो कहीं हड्डी को टच कर जाएगा तो पक जाएगा, तो तब तक तो डॉक्टर है। और जैसे ही पता चला कि मैंने इंजेक्शन कैसे लगाना क्या करना, तो डॉक्टर हो गया। तो अभी डॉक्टर से बाहर आके आपको कहा आना है, डॉक्टर आना है, ठीक है। तो यहाँ क्लोरीन की बात हो रही है, क्लोरीन का देखिए 287 है, KLM है, जितने नंबर का सेल्स होता है उसमें उतने ही सब सेल्स होते हैं, जितने नंबर का कोष होता है उसमें उतने ही उपकोष होते हैं। पहले नंबर का कोष है के, इसमें केवल एक ही उपकोष है, वो है S। इसमें दो उपकोष है S एंड P, इसमें तीन उपकोष है S P एंड D। तो इसका मतलब है S में इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं दो, P में 6, और यहाँ पर भरे जा सकते हैं 10। ऐसे कैसे हो, 14F में होगा, ठीक है 10। अब इलेक्ट्रॉन है केवल क्लोरीन के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, भरे कितने जा सकते हैं, बहुत ज्यादा 18। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स और ले सकता है, खाली है इसके पास का ऑप्शन, इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है। जब इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है तो कैसे आपने इलेक्ट्रॉन्स देने हैं, यहाँ के दोनों इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो क्या कहोगे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड, इस पे चार्ज कुछ भी नहीं आएगा, इस पे चार्ज कुछ भी नहीं आएगा, इस पे चार्ज आपका नेगेटिव हो जाएगा। अब अगर वापस करेंगे तो इस पे फिर वही नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, है अनुनाद के द्वारा, तो ये भी अनुनाद प्रदर्शित करेगा।
अब अगर यहाँ क्वेश्चंस में लिख देता हूं विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चंस यही देखें आप, विच ऑफ द फॉलोइंग शोएगा, अनुनाद शो करेगा, ये अनुनाद के द्वारा स्थायी होगा, स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस। अब फिर आंसर क्या हो जाएगा? क्यों? क्योंकि P के पास भी खाली D कक्षक है, उधर B के पास खाली P कक्षक है, Cl के पास खाली D कक्षक है। ठीक है, तो यानी जिस परमाणु पर पाई इलेक्ट्रॉन है, अगर उससे अगले परमाणु पर खाली P कक्षक या D कक्षक वाला परमाणु अटैच है तो अनुनाद प्रदर्शित करेगा। तो ये बातें सारी आपके समझ में आ गई। पहले तो आपको यही देखना कि कौन अनुनाद प्रदर्शित करेगा, कौन प्रदर्शित नहीं करेगा, ये बात आपको देख लिया, सोच। एक क्वेश्चन और बतावे मुझे, अनुनाद का ही क्वेश्चन है बेटा, हिफायत आपको बताना है। क्वेश्चन अनुनाद का, ये अनुनाद बताया तो अनुनाद का ही क्वेश्चन पूछ रहा हूं। Which is less stable? Which one is less stable? Option A, option B, option C, चार ऑप्शन आपके सामने, चारों के चारों अनुनाद प्रदर्शित। पहले तो ये देखो कि चारों अनुनाद प्रदर्शित कर रहे हैं या नहीं कर रहे। पहले तो बात, सबसे पहले तो ये सोचना, पहले वाले के बारे में सोचिए आप। पहला जो मैंने लिखा है एसीटेट आयन, एसीटेट आयन के बारे में सोचिए कि अनुनाद प्रदर्शित कर रहा कि नहीं कर रहा है। जो बीएससी वाली लड़कियां हैं ये बताएंगे बेटा, क्या ये अनुनाद प्रदर्शित करेगा या नहीं, क्या ये कंडीशन ऑफ कॉन्जुगेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो बार बार मैं बोल रहा हूं तो याद हो गया होगा, कंडीशन ऑफ कॉन्जुगेशन, कंडीशन ऑफ कॉन्जुगेशन है जो लिखी हुई उधर, कंडीशन ऑफ कॉन्जुगेशन है, कंडीशन ऑफ कॉन्जुगेशन है। तो क्या ये कंडीशन ऑफ कॉन्जुगेशन इसमें है? नहीं है ना? क्यों नहीं है? इस बात को अगर मैं ऐसे लिख दूं, इस बात को ऐसे लिख दूं तो इससे क्या फर्क पड़ रहा है? ये वाली बात, ये वाली बात एक ही तो हुई, पाई बॉन्ड और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेपरेट है किससे? क्यों नहीं है? कंडीशन ऑफ कॉन्जुगेशन तो है, कंडीशन ऑफ कॉन्जुगेशन है। वैसे भी क्या सोचना था, जिस एटम पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है उससे जस्ट अगले, जस्ट अगला, यानी कि दूसरे तीसरे नंबर पर कहीं जाकर जस्ट अगले एटम पर पाई बॉन्ड होना चाहिए। है पाई बॉन्ड जस्ट अगले पर, इस पर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जस्ट अगले पर पाई बॉन्ड है। जब जस्ट अगले पर पाई बॉन्ड है तो क्या करेगा ये? अनुनाद प्रदर्शित, ये सारे के सारे अनुनाद प्रदर्शित करेंगे, सीधी सी बात ये है। बट इनमें से कौन कम स्टेबल है? एक होता है तुल्यांक अनुनादी संरचना, एक होता है तुल्यांक अनुनादी संरचना। इसकी अनुनादी संरचना देखो पहले वाले की, यहां के दो इलेक्ट्रॉन यहां गए, यहां के दो इलेक्ट्रॉन यहां गए, बना क्या आपका CH3CO पे नेगेटिव चार्ज, यहां हो गया डबल बॉन्ड। अब यहाँ के दो इलेक्ट्रॉन यहाँ गए, यहां से, या ये दो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां भी आ सकते हैं, एक बार यहां से यहां फिर यहां, या एक बार यहां से यहां फिर यहां। ठीक है, तो इसकी संरचना कितनी बनेगी? 3 बनेगी।
एक तो ये है ही, एस ओ पर आपका चार्ज है नेगेटिव, डबल बॉन्ड ओ और ये डबल बॉन्ड ओ। अब यहां से यहां तो यहां से यहां CH3S डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ आपका नेगेटिव। इसकी अनुनादी संरचना बनेगी एक, CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड ओ CH3, पॉजिटिव चार्ज पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां से यहां, यहां से यहां डबल बॉन्ड। तो सारे के सारे स्टेबल हैं अनुनाद के द्वारा। अब तो कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल, तो फिर मेरा ऑप्शन होता बी। अगर मोस्ट स्टेबल की बात करता तो फिर ऑप्शन होता मेरा बी, क्योंकि जिस स्पीसीज की जितनी ज्यादा अनुनादी संरचना बनेगी उतना ही ज्यादा स्थायी होगा। यानी स्टेबिलिटी ऑफ द स्पीसीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। जिसकी जितनी ज्यादा अनुनादी संरचना बनेगी उतना ही ज्यादा स्थायी होगा। ठीक है, तो ये आपका बी है, सबसे ज्यादा स्थायी, तो बी होता। अब मैंने पूछा सबसे कम स्थायी, तो सबसे कम स्थायी आपका डी है ना, पक्का। स्कूल इसका भी हो गया जो तेरा, क्या लग है, कौन सा स्कूल है बेटा आपका? आपका स्कूल कौन सा है? आपने जनता इंटर कॉलेज, जनता के आसपास ही देर से आ रही है, यही रह रही है। और कौन आता है बाहर से, कहाँ से आती है? अच्छा, दोनों बेट से। अच्छा, आपस में मिले नहीं और लेकिन बेट से आ रहे हो, है ना? तुम यहीं से आते हो, बाकी सब चाणपुर से, है ना? ये बात बात इंग्लिश दोनों वहीं साथ में आप लोग चारों एक ही ऑटो से आती हैं। अच्छा ठीक है, किफायत। हाँ हाँ हाँ, बोल बोल, ऐसा हाथ कर रहा बोल, क्या फरमान करा रहा आप तेरे से, बोल बोल, कुछ अगर दिमाग में कुछ बात आई। अच्छा, निवासी काम का ये बता, अभी बंद करने के बाद फिर डिस्कस करेंगे। देखो, दो प्रकार की अनुनादी संरचना होती है। एक होती है तुल्यांक की इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। एक होता है इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ध्यान से सुनो मैं क्या कर, एक होता है इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट का मतलब होता है एक जैसी। इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट बना वर्ड इक्वल से, इक्वल में लगा वर्ड इक्विवेलेंट का, तुल्यांक, तुल्यांक के मतलब एक जैसी। तो जो एक जैसी संरचना होती है, जो एक जैसी अनुनादी संरचना होती है, वो ज्यादा स्थायी होती है। अब इनमें से आपको सर्च करना कि एक जैसी कौन सी है। देख भाई, जेबी जैन वाले, पहले वाली एक जैसी अनुनादी संरचना है, क्योंकि पहले वाली संरचना में ओ पे चार्ज नेगेटिव है, दूसरे में भी ओ पर ही नेगेटिव चार्ज है। अनुनादी तुल्यांक की अनुनादी संरचना होगी। बी में तीनों ओ पर ही नेगेटिव चार्ज है। सी में जो आपका पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो अलग अलग एटम पर है। सी में एक जगह काउंट इलेक्ट्रॉन किसके पास है, ओ के पास है। फिर किसके पास गया, सी के पास है। अगर थोड़ा बहुत अभी आप लोगों को ज्ञान हो, आप वो प्रिंसिपल अगर आप लोगों ने पढ़ा हुआ हो, तो परमाणुओं की भी अपनी खुद की ऊर्जा होती है। कार्बन की और ऑक्सीजन की अलग अलग ऊर्जा है। ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है और कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता कम है। ये तो वही बात होगी कि करोड़ों रुपए रिक्शा चालक को मिल गए, तो वो तो बस क्या करे, कुछ भी नहीं करेगा, उसे पता ही नहीं करोड़ का मुझे करना है। तो वही बात यहाँ हुई कि एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कार्बन को मिल गया, उसको मिल गया जिसकी टेंडेंसी है ही नहीं इलेक्ट्रॉन्स लेने की, क्योंकि जिसकी विद्युत ऋणात्मकता कम होती है उसे इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता नहीं होती। तो इसका मतलब इधर ऑक्सीजन दे रहा है, उसे जबरदस्ती दे रहा है, और जहां जबरदस्ती दे रहा है तो क्या वो स्थायी नहीं है, स्थायी नहीं है। तो नीचे वाली संरचना में डी में देखते तो सभी नेगेटिव चार्ज किन किन के पास है, ओ ओ के पास है। तो तीनों संरचनाओं में ओ ओ के पास नेगेटिव चार्ज है, बट सी में किसके पास है, तो ये तुल्यांकी अनुनादी संरचना सूत्र नहीं हुआ ये, तो कम स्थायी हो गई।
क्योंकि यहाँ पे जो डीलोकलाइजेशन ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ, डीलोकलाइजेशन कहते हैं स्थानीयकरण को, जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म का डीलोकलाइजेशन हुआ, एक जगह से दूसरी जगह जो डीलोकलाइज हुआ, जिसने अपने स्थान चेंज किया है, वो किस में है? वो सी में है। क्या है वो? सी है। तो आपका क्या कहेंगे? लीस्ट स्टेबल आपका कम स्थायी कौन हुआ? तो आप सोच बनाओ ऐसे, जैसे मैं कहता हूँ ना, जब तक कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगी तब तक तो हवा में ही तीर लगेगा। बेसिक्स पता है? चलिए बेसिक आप बताओ आप मुझे, इन दोनों में से ज्यादा एसिड कौन है? ध्यान से बताओ मुझे इधर, इसी की बात, क्योंकि मैं जिस एक टॉपिक को पकड़ता हूँ उसी पे बात करता रहता हूँ, टॉपिक बदल नहीं रहा मैं। किसान, किसान इंटर कॉलेज वाला परेशान हो गया बेटा, 3-3 घंटे पढ़ना पड़ेगा। तपना पड़ता है पहले, तपा, जो तपस्या करेगा वही कामयाब हो, तपेगा वही कामयाब, नहीं तो बहुत फिर रहे हैं हवा में, बहुत फिर रहे हैं बेटा। 620 वालों की लाइन लगती है अब नीट में, 620 वालों की लाइन लगती है, एक ही साथ पता नहीं कितने रैंक है, हजारों में 620। शायद तू ज्यादा अच्छे थे। 50,000 के लगभग 20,000 के एक जैसे मार्क्स आते हैं, एक जैसे मार्क्स आते हैं। ठीक है। तो आप यहाँ देखें, एक तो लिखा मैंने एसिटिक एसिड, ध्यान से सुने यहाँ, एसिटिक एसिड का वह पदार्थ जिसका जलीय विलयन आयनन पर H प्लस आयन देता है उसको अम्ल कहते हैं। क्या कहा मैंने? जिस पदार्थ का जलीय विलयन आयनन पर H प्लस आयन देता है, जिस पदार्थ का जलीय विलयन आयनन पर H प्लस आयन देता है, प्रोटॉन देता है, उसको अम्ल कहते हैं, उसको एसिड कहते हैं। इसे क्या कहा मैंने? एसिड कहा है। लेकिन कोई भी पदार्थ एसिड तभी हो सकता है, सुन सुन लें आप लोग ध्यान से, क्योंकि आज आप घर जाते हुए डिस्कस करते चले जाओ, अपने आपसे पूछते चले जाइए आप कि हो क्या रहा है, अभी हमें इन सब बातों का क्यों नहीं पता। पहली बात है कि किसी पदार्थ के द्वारा H प्लस आयन देने से मात्र H प्लस आयन देने से एसिड नहीं हो सकता। पहली कंडीशन H प्लस आयन देना चाहिए। दूसरी कंडीशन, H प्लस आयन देने के बाद जो ऋणायन बनाता है, जो एनायन बनाता है, उसे अनुनाद प्रदर्शित करना चाहिए, तभी आपका पदार्थ अम्ल हो सकता है, तभी आपका पदार्थ अम्ल हो सकता है। कब अम्ल होगा? कि पहली कंडीशन क्या है? H प्लस आयन देना। दूसरी कंडीशन क्या है? H प्लस आयन देने के बाद जो ऋणायन बना, उसने अनुनाद प्रदर्शित करना चाहिए, तो दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। अब अगर ये अनुनाद प्रदर्शित कर रहा है तो देखा हूं कर रहा है ये, हर किसी बंदे को पता, अभी डिस्कस किया, अनुनाद प्रदर्शित ये कर रहा है। जिसकी जितनी ज्यादा अनुनादी संरचना होती है वो ऋणायन या वो अणु या वो स्पेसीज उतना ही ज्यादा डिस्ट्रिक्ट होता है। अब मैंने यहाँ करा फिनॉल, मैं एसिटिक एसिड और फिनॉल, ये 12th में इसी साल का क्वेश्चन आया हुआ था बोर्ड से, आप लोगों के सेट में तो शायद नहीं था, गलत था। दिया इसको H प्लस आयंस को, क्या बना आपका ये? फिनॉक्साइड आयन। क्या ये स्थायी है अनुनाद के द्वारा? है अनुनाद के द्वारा स्थायी है, क्योंकि जो O के पास एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है वो इस पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है, तो यहाँ के दोनों इलेक्ट्रॉन, यहाँ के दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए। अब आप कोई स्टूडेंट्स कहेगा अक्सर, जब आपने यहाँ के यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए थे ये, तो उसी टाइम आपने ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ क्यों दिए, ये क्यों दिए ऐसे? आप एक ही एरो क्यों नहीं लगा रहे? आप बस एक एरो लगा के रुक जाएं, आप तुरंत विद इन 10⁻⁻7 में दूसरा एरो क्यों लगा रहे हो? क्योंकि जब मैंने ऐसा किया, ऐसा करने पर इस सी के चारों तरफ कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 4 और 4 8 और 2 10। क्या कार्बन के पास 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में? नहीं हो सकते। तो इसका मतलब यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन जब यहाँ जाएंगे तो इसलिए करना पड़ा यहाँ, तो जब ये यहाँ ऐसा करना पड़ा तो यहाँ पर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपका कहाँ है? यहाँ चला गया, बेवकूफ है बिल्कुल, बुद्धि नाम की चीज मुझे एक बार काट रहा तो सुन। ठीक है, यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ गए, यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऐसा करने पर आप समझे, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां से,
इस स्ट्रक्चर से इस पे डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते आप, इससे डायरेक्ट इस पे नहीं पहुंच सकते आप। इससे डायरेक्ट उस पे पहुंचने के लिए बीच में क्या हुई आपकी अनुनादी संरचना। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ये तो आपको पता चलेगा कि एसिटिक एसिड भी आपका अम्लीय है, अम्लीय है, पता चलेगा इस बात का। और फिनॉल भी आपका अम्लीय है, फिनॉल भी आपका अम्लीय है। लेकिन एथेनॉल अम्लीय क्यों नहीं हुआ? ये आपका मीथेनॉल है, मीथेनॉल में भी तो जैसे यहाँ ओ के पास एच जुड़ा, ऐसे ये भी ओ के पास एच जुड़ा हुआ है। तो ये आपका अम्लीय यानी मिथेनॉल अम्ल क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ भाई ये बता भाई, किसान वाले तू बता दो। कुछ बोल रहा था मुझे अभी नहीं, मैंने दो ही बात कही। किसी पदार्थ के जलीय विलयन द्वारा H प्लस आयन देना, एक बात। मात्र H प्लस आयन देने से वो अम्लीय नहीं हो सकता, ये बात मैंने कही। H प्लस आयन देने के बाद जो ऋणायन बना उसे अनुनाद प्रदर्शित, उसे अनुनाद प्रदर्शित, क्या ये अनुनाद प्रदर्शित कर रहा है? अनुनाद की घटना को प्रदर्शित कर रहा है। क्यों भाई कर रहा है क्या? किस बोल क्या नाम बेटा, कर रहा है कि नहीं? क्यों नहीं कर रहा? कोई सी कंडीशन मैच नहीं कर रही उधर से। क्योंकि मैंने कहा था जिस एटम पर एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म है उससे अगले एटम पर या तो खाली पी कक्षक हो, खाली डी कक्षक हो, या उस पर पाई बॉन्ड हो। ऐसा कुछ भी नहीं इसके पास, ऐसा इसके पास कुछ नहीं है। तो ये अनुनाद प्रदर्शित नहीं करेगा। जब ये अनुनाद प्रदर्शित नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये अम्ल नहीं है। ठीक है, ये दोनों अम्ल हैं, एसिटिक भी और फिनॉल भी। लेकिन इनमें से प्रबल अम्ल कौन है? फिनॉल। क्यों? क्योंकि इसकी अनुनादी संरचना ज्यादा है। फिर अब यही विचार है क्या बेटा? यही विचार है कि फिनॉल ज्यादा अम्ल है। ये कह रहे हैं कि फिनॉल की अम्लीयता एसिटिक अम्ल से ज्यादा है। क्या ऐसा ही है? किफायत ऐसा ही है। अभी बताया क्या मैंने? अभी भी टॉपिक क्या कराया? मैंने टॉपिक कराया तुल्यांक की अनुनादी संरचना साधारण अनुनादी संरचनाओं से ज्यादा स्थायी होती है। ठीक है, और किसी भी सब्सटेंस की अम्लीयता उस सब्सटेंस के ऋणायन के स्थायित्व के सीधे समानुपाती होती है। अब आपको यह पता करना था कि एसिटिक अम्ल ने और फिनॉल ने H प्लस आयंस तो दे दिया, दोनों ने तुम्हारे सामने। अब आपको ध्यान में ये बात याद रखनी थी, यहां सुन लें ध्यान से। ये वाली बात, ये वाली बात दोनों है। इनमें से ये ज्यादा स्थायी है या ये ज्यादा स्थायी है? ये मैं कह रहा हूं कि ये अधिक स्थायी है। तुलनात्मक बात कर रहा हूं, क्योंकि तुलना किसकी कर रहा हूं? इन दोनों की। तुलनात्मक में ये ज्यादा स्थायी है, ये कम स्थायी है। ये अधिक स्थायी, ये कम स्थायी। और मैंने क्या कहा? एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ द एनायन। किसी सब्सटेंस का एनायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ही ज्यादा अम्लीय होगा, ये बात मैंने कह दी है। फिर मैंने कहा कि वो वाली स्ट्रक्चर ज्यादा स्थायी है। क्यों? क्योंकि उसमें डीलोकलाइजेशन ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम एटम के बीच में हो रखा है। यहाँ किसके पास नेगेटिव चार्ज है? ओ के पास है। यहाँ अगले वाले में किसके पास है? ओ के पास है। दोनों की हैसियत क्या है? बराबर की है। नीचे वाला क्या है? एक पेयर किसके पास है? ओ के पास है। आगे किसके पास हुआ? कार्बन के पास है। कहाँ इसकी वैल्यू, कहाँ इसकी वैल्यू, कहाँ बराबर थोड़ा ही हो गए दोनों। अगर डीलोकलाइजेशन से सिमिलर एटम्स के बीच में होता है तो उसे कहते हैं तुल्यांकी अनुनादी संरचना। अगर डीलोकलाइजेशन डिफरेंट एटम्स के बीच में होता है तो उसे कहते हैं साधारण अनुनादी। ठीक है, इनसे नीट नहीं होने वाला, इनसे बेसिक्स हैं ये सारा। कभी तुम सोचते हो कि इनसे हो रहा है, इनसे तो बेसिक्स हैं, ये तो पता होने चाहिए आपको स्टेप बाय स्टेप सारी। तो आपसे यही कहना था कि ठीक है जी, हमें तो ये ज्यादा स्थायी है तो इसलिए एसिटिक अम्ल
ज्यादा अम्लीय होता है फिनॉल से। बट हम 12th में यही पढ़ते हैं कि फिनॉल की अनुनादी संरचना ज्यादा है फिनॉक्साइड आयन की, एसिटिक एसिड में एसिटेट आयन की कम है, इसलिए जिसकी जितनी अनुनादी संरचना ज्यादा होगी उतना ज्यादा अम्लीय होगा। बट ये बात आज गलत कर दी बात, ठीक है, ये बात आपकी गलत है। तो फिनॉल इज मोर एसिडिक देन द एसिटिक एसिड देन द एथेनोइक एसिड, ये बात याद रखना। फुरान टाइम हो गया था पूरा। अच्छा चल।